हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। इससे पहले जो चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने, वो था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो उम्मीद करता हूँ वो चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था उसमें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, पीसीआर मेथड एंड ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये मैं अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका था। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो मेजर एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या क्या होती है। इस चैप्टर में हम जितने भी एप्लीकेशंस है रिलेटेड टू दी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पता ही आपको क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है दिस इज द टेक्निक इन विच वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी टेक्निक जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम जो है बायो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, राइट। तो ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके थे आपको, जो मैंने डिस्कस किया था अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, वो सब कुछ मैं डिटेल में लास्ट क्लास में बता चुका था आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आप जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके उससे डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। एवरीथिंग आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय लास्ट चैप्टर। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो जितनी भी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, अब उस प्रोसीजर को आप अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेजर फील्ड्स हैं जहां पे आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर को, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। बायोटेक्नोलॉजी की मेजर एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मेजर एप्लीकेशन कौन कौन सी है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी कैन यूज इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, इसके अलावा बायो रेमेडिएशन में कर सकते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा मेडिसिन्स बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थेरेपेटिक ड्रग्स बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देयर आर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लोनिंग करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है मेडिकल फील्ड में किसी भी डिजीज को एनालाइज करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो मेनली मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जितनी भी एप्लीकेशन है रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मेजर एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी को कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिन में आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए आप जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है डायग्नोसिस के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन विच यू यूज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे कि आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनवायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेंसिक में भी इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह बताया मैंने आपको। फॉरेंसिक में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आप किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे। तो देखिए,
बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आर यू गेटिंग और नॉट? बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि इंप्रूव वैरायटी का फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए आप किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पे आने से पहले मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक आपका जो चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां पे भी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि एट द बिगिनिंग हम जो है अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की बात करें 1960 के डिकेड्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उससे पहले जो फार्मर होता था, जो किसान होता था, वो जो है ट्रेडिशनल मेथड से खेती बाड़ी करता था। इज दैट क्लियर? वो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करता था, वो ट्रेडिशनल तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन करता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आ जाने के बाद जो है वो जो ट्रेडिशनल जो टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल तरीके से वो खेती करने लगा, राइट, उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया और मॉडर्नाइजेशन से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा। मॉडर्नाइजेशन के अलावा वहां पे कुछ कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, इंप्रूव वैरायटी की क्रॉप इस्तेमाल की गई, मैकेनाइजेशन हो गया, बहुत सारे रीजन थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन ट्रिपल अमाउंट बढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ मैक्सिको में। मैक्सिको एंड इंडियन कॉन्टिनेंट में ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखा गया। इज दैट क्लियर? 1960 के डिकेड से पहले इंडिया में जो है अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था बेटा? अकाल, यानी कि फूड की कमी हो गई थी। ऐसे केस में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को आप फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो उन्होंने कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया व्हीट की, एक इंप्रूव क्रॉप को डेवलप किया, इंप्रूव वैरायटी को डेवलप किया, जिसकी वजह से हमने जो है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया। इज दैट क्लियर? और भी काफी सारी टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की गई ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से फूड डिमांड भी बढ़ रही है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए हमने जो है एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया। और एग्रीकल्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिससे कि टोटल फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करने के जो तरीके हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। यहाँ पे देखिए प्लीज, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में यूज ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या होते हैं बेटा? ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, ये केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, ये केमिकल्स पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। सो देयर आर वैरायटीज ऑफ केमिकल्स व्हिच यूज्ड टू इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर आप वैरायटी ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं आप इसको, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अनदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इस्तेमाल करते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि आप यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कितने टाइप के एग्रीकल्चर हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज ऑफ क्या यूज किया जाता है बेटा? यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स,
बायो इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि यहां पे केमिकल्स का कोई रोल नहीं है, सब कुछ बायोलॉजिकली हो रहा है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा मेन्योर, ये सब डिफरेंट यहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मेन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, मैन्योर, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा जो थर्ड हमारा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, दैट इज द बेसिस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यहां पे जीएमसी का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। तो यहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। उसी हिसाब से हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स के हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन क्रॉप्स में सबसे सुपीरियर टाइप का जो मेथड है एग्रीकल्चर का वो कौन सा होना चाहिए? ठीक है, लिसन केयरफुली। देखिए प्लीज, तो यहां पे ये 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रोकेमिकल। अब इन तीनों के ड्रॉबैक्स देखते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, तो यहां पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, हरित क्रांति जो हुई 1960 में, ठीक है, वहां पे इंप्रूव्ड वैरायटी के क्रॉप प्रोडक्शन किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया गया। 1960 के डिकेड में क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वहां पे केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया जिसके कि बहुत सारे नुकसान हुए। इज दैट क्लियर? ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन वो कंप्लीटली सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हुई, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? वो प्रॉब्लम्स जो डेवलप हुई जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, यहां पे आप डिफरेंट वैरायटी के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे आप बायो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते, सॉरी नॉट बायो इंसेक्टिसाइड नहीं, सर्टेन केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये सारे केमिकल्स का आप इस्तेमाल करते हैं इन सभी का। तो उन केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से बेटा क्या हो जाता है? केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड, बट इसके जो नुकसान है, सबसे पहला कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर को शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए इंप्रूव करता है। फर्टिलाइजर जितने भी केमिकल्स होते हैं ये सॉइल के लिए हेल्दी नहीं है, ये लॉन्ग टाइम सॉइल के लिए हेल्दी नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बढ़ा सकते। दिस इज ओनली दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन। शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन के लिए ये सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है, सॉइल की जो क्वालिटी है, उसको डैमेज करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और दूसरा, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, फार्मर्स के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड पड़ता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा, अगर आप इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, ये जितने भी केमिकल्स हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल रिडक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंटल रिडक्शन होता है। अगर आप किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सॉइल की बायोलॉजिकल क्वालिटी है, वो जो है सॉइल की बायोलॉजिकल क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है। क्या कर जाती है? डिग्रेड कर जाती है। सॉइल की बायोलॉजिकल क्वालिटी का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो माइक्रोब्स हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और साथ के साथ कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं। वो केमिकल्स अगर आप
अपने खेतों पे स्प्रे करते हैं तो वो यूजफुल जो इंसेक्ट्स है, यूजफुल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डाई आउट हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है, यानी कि इसकी वजह से इन्वायरमेंटल लॉस होता है। रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है बेटा, रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की वजह से इन्वायरमेंट का रिडक्शन होता है। इसके अलावा ये काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को कम कर देता है। ये रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को कम कर देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? इसके अलावा इन केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ही हार्मफुल है, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। किसमें एंटर कर जाते हैं? दीज केमिकल्स एंटर इनटू द फूड चेन, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल रिडक्शन होता है। केमिकल्स एंटर इनटू द फूड चेन, ये डिफरेंट फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही नुकसानदायक प्रोसेस है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की जगह पे अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। देखिए प्लीज, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बेटा, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कि जनरली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इज दैट क्लियर? लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है जिनके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। अगर जिनके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है तो उनके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ये ऑर्गेनिज्म में भी एनिमल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे जीन मैनिपुलेशन किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को समझने से पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टेक प्लेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मैनिपुलेशन ऑफ जीन टेक प्लेस करता है। आप जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टेक प्लेस करता है। हार्मफुल जीन को आप का डिलीशन कर देते हैं, यूजफुल जीन्स को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये क्या हुआ? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। जीन मॉडिफिकेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होती है उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जीन्स मॉडिफिकेशन जिसमें होती है उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन्स का मैनिपुलेशन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप डेवलप कर देते हैं तो उसके क्या सिग्निफिकेंस है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने के पीछे क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लिसन केयरफुली। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के मेजर सिग्निफिकेंस क्या क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो मेजर सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग लास्ट चैप्टर में बता चुका था कि अगर आप किसी भी प्लांट से एक डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट में आपने नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया तो वहां पे डिजायरेबल कैरेक्टर तो डेवलप होंगे लेकिन साथ के साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं।
तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस जीन का इस्तेमाल कर लेते हैं जिस जीन के कैरेक्टर आपको चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ सिलेक्टेड कैरेक्टर आएंगे, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो उस जीन को इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग या यू नीड टू परफॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उस जीन के इस्तेमाल करने के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हुआ आपका पहला फायदा कि आप अनडिजायरेबल कैरेक्टर जो नहीं चाहते वो डेवलप नहीं होंगे, सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और भी इसके अलावा बहुत सारे सिग्निफिकेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, जैसे कि जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है तो आप इसमें डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। और उन डिजायरेबल जीन्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये जो क्रॉप्स हैं, दीज क्रॉप्स बिकम डिजीज रेजिस्टेंट। ये क्रॉप्स डिजीज रेजिस्टेंट बन जाती हैं। इसके अलावा these crops become tolerant to abiotic stress, tolerant to abiotic stress, abiotic stress के लिए tolerant बन जाती हैं ये crops, listen carefully, tolerant to abiotic stress। इसके अलावा ये जो क्रॉप्स है डिजीज रेजिस्टेंट बन जाती हैं, टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि वाटर, एयर, विंड, ये सब क्या है, अबायोटिक स्ट्रेस के लिए ये जो है अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेती है, टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। इसके अलावा यहाँ पे हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसके अलावा ये क्या क्या करते हैं, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आप क्रॉप प्रोडक्शन कराते हैं और जब आपकी फसलें पक जाती है तो आप उनको काट देते हैं, तो उसके बाद आप उनको जो है स्टोर कर लेते हो। तो स्टोरेज के टाइम पे भी वहां पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोरेज के टाइम पे भी काफी सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट जो है उनको कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं, इनमें रेजिस्टिविटी होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी ये रिड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, रिड्यूस द रिलायंस ऑन एग्रोकेमिकल्स। तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, राइट, उनका यूसेज कम कर देती है, उनका यूज कम कर देती है, क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी सारे कैरेक्टर डेवलप हो गए। ऑलरेडी ये जो क्रॉप्स है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है या इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो सारे डिजायरेबल कैरेक्टर इस क्रॉप के अंदर है, तो आपको जो है केमिकल का जो इस्तेमाल है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर केमिकल का इस्तेमाल रिड्यूस हो जाएगा उससे क्या होगा, सॉइल, क्योंकि ये जो केमिकल्स है ये सॉइल की फर्टिलिटी पावर को खत्म कर देते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सॉइल की बायोलॉजिकल क्वालिटी को खत्म कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनवायरमेंटल लॉस करते हैं, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन आई विल डिस्कस इन एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन केमिकल से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं इन केमिकल से रिलेटेड, केमिकल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है उसके जो होने वाले नुकसान है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से नहीं होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अपने अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा रिड्यूस रिलायंस ऑन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल्स, तो एग्रोकेमिकल्स का यूसेज कम हो जाता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं इंक्रीज द मिनरल यूसेज, इंक्रीज द मिनरल यूसेज, ये सॉइल की फर्टिलिटी को, पावर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, मिनरल यूसेज बढ़ जाता है इसमें, इंक्रीज मिनरल यूसेज, तो ये मिनरल यूसेज को भी इंक्रीज कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सिग्निफिकेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस लिखा है, इसको सही किया। तो बेटा समझ आया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, बायो रेमेडिएशंस में, एनवायरमेंट में। इज दैट क्लियर? देयर आर सेवरल फील्ड्स इन विच यू कैन यूज दीज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो ये बायोटेक्नोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो सबसे पहले आपका है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको समझना है एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं। इज दैट क्लियर? एग्रीकल्चर होता है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, उसके बाद दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर?
तो जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसमें आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स क्रॉप प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन केमिकल्स का काफी वाइडली इस्तेमाल हुआ जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इस क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये अपने आप में कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। क्रॉप तो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल, क्योंकि अगर आप एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन एग्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि ये जो केमिकल्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी पावर को लॉन्ग टाइम के लिए खत्म कर देते हैं। इनका शॉर्ट टाइम यूज आप कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप शॉर्ट टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, बायोलॉजिकल क्वालिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। जो अदर यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं या यूजफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, तो इन केमिकल के इस्तेमाल से यूजफुल ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल क्वालिटी कंप्लीटली स्पॉइल्ड हो जाती है सॉइल की, एग्जैक्टली। तो इनका काफी बड़ा लॉस है। और दूसरा ये केमिकल्स जो है फार्मर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इनका जो इस्तेमाल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बार बार करना पड़ता है, जो कि फार्मर के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसलिए इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के काफी सारे सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका था कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने से क्या होगा, सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर आएंगे। आप जो है डिजायरेबल कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इफ यू वांट ओनली डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि सिर्फ उसी फॉरेन जीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिजायरेबल प्रोडक्ट देगा और उसको किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करके वहां पे डिजायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ये कि सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन होते हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन नहीं होते हैं। इसके अलावा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इसके अलावा रिड्यूस केमिकल यानी कि केमिकल्स का यूसेज कम कर देती हैं, मिनरल यूसेज को बढ़ा देती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो है इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव होती हैं। इज दैट क्लियर एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रॉप्स? आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये सारे जो है सिग्निफिकेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, प्लीज लिसन केयरफुली। तो बेटा देखिए some examples of genetically modified crops। genetically modified crops के कुछ examples हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूं। इन examples में सबसे पहला example है गोल्डन राइस। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है गोल्डन राइस, इसको समझना जरूरी है। हम गोल्डन राइस से स्टार्ट करते हैं। तो गोल्डन राइस, आप इसको गोल्डन राइस क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा। गोल्डन राइस जो होता है ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। इज दैट क्लियर? इसमें विटामिन ए के कंटेंट ज्यादा होते हैं। विटामिन ए जो नॉर्मल आप राइस कंज्यूम करते हैं, इज दैट क्लियर? जो व्हाइट राइस आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, उस व्हाइट राइस में कोई भी विटामिन नहीं होता। आर यू गेटिंग और नॉट? व्हाइट राइस में कोई भी विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन की कमी को पूरी करने के लिए यहाँ पे राइस में को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया गया है और यहाँ पे इस राइस में विटामिन ए के कंटेंट को इंप्रूव कर दिया गया है। तो गोल्डन राइस एग्जैक्टली है क्या ये आपको पता होना चाहिए। इसको गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोल्डन राइस जो है दिस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, यानी कि यहाँ पे विटामिन ए के कंटेंट ज्यादा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप का कंजप्शन होता है बेटा? राइस का। इज दैट क्लियर? व्हीट का भी कंजप्शन होता है, लेकिन व्हीट से ज्यादा वर्ल्ड वाइड राइस का कंजप्शन होता है। राइस में मेनली स्टार्च होता है, राइस आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइस में विटामिन की कमी होती है। तो ऐसे कुछ लोग जो कि सिर्फ राइस पे डिपेंड करते हैं अपनी अब इनकी डाइट में राइस एक मेजर पार्ट है, तो ऐसे लोगों में विटामिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे इस बात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इस राइस को डेवलप कर दिया जो कि विटामिन ए एनरिच राइस था। अब इस विटामिन ए एनरिच राइस को साइंटिस्ट ने कैसे डेवलप किया, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो विटामिन ए एनरिच राइस वो आप गोल्डन राइस कहते हैं। इस गोल्डन राइस को डेवलप कैसे किया गया? इस गोल्डन राइस को, पहली बात ये मैं आपको बता दूं, इस गोल्डन राइस को गोल्डन राइस क्यों कहते हैं?
ठीक है, तो ये विटामिन ए एनरिच राइस कहते हैं क्योंकि इस राइस में दिस गोल्डन राइस कंटेन बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को आप, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये समवॉट येलोइश पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन जो है एक येलोइश पिगमेंट है और दिस बीटा कैरोटीन इज आल्सो कॉल्ड प्रोविटामिन ए। इसको प्रोविटामिन ए बोलते हैं या प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए बोलते हैं। दिस इज प्रोविटामिन ए, दिस इज नॉट विटामिन ए, दिस इज प्रोविटामिन ए। तो इस गोल्डन राइस में ये बीटा कैरोटीन होता है जो कि प्रोविटामिन ए है। जब ये बीटा कैरोटीन आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपका लिवर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का, और आप बीटा कैरोटीन को कंज्यूम करते हैं और फिर इस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए आपकी बॉडी खुद बना देती है। तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन है और बीटा कैरोटीन इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। दैट्स व्हाई दिस गोल्डन राइस इज कॉल्ड विटामिन ए एनरिच राइस। और ये जो गोल्डन राइस है, इसको गोल्डन राइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है और ये येलोइश पिगमेंट होता है, और इस येलोइश पिगमेंट की वजह से राइस का कलर येलोइश हो जाता है। एंड येलोइश इज समथिंग लाइक गोल्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई तो गोल्डन अपीयरेंस होती है उसकी थोड़ी, यानी कि येलोइश अपीयरेंस होती है। येलोइश अपीयरेंस की वजह से इस राइस को गोल्डन राइस कहते हैं। अब इस राइस का डेवलपमेंट कैसे किया? ये जो बीटा कैरोटीन इस राइस में कंटेन होता है, जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। इज दैट क्लियर? गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, तो इसमें बीटा कैरोटीन बनता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो बीटा कैरोटीन है जनरली एक नेचुरल राइस में नहीं होता। गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है वो इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया? बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन। जो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और जिसकी वजह से गोल्डन राइस डेवलप हुआ। तो यहां पे इन गोल्डन राइस में जो गोल्डन राइस बना उसमें क्या किया गया? इसका जो प्रोसेस है बनने का ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया बीटा कैरोटीन। इस राइस में बीटा कैरोटीन का जो जीन है, इंट्रोड्यूस बीटा कैरोटीन जीन, वो जीन जो कि बीटा कैरोटीन को बनाता है उस जीन को इंट्रोड्यूस किया। और इस बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन का जो आइसोलेशन किया वो एक प्लांट से किया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आप, आई थिंक 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि ये जो गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो बीटा कैरोटीन जो बनाने वाला जीन है, दिस बीटा कैरोटीन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम ए प्लांट, एक प्लांट से आइसोलेट किया गया और उस प्लांट का नाम था, याद रखिएगा इस नाम को, उस प्लांट का नाम था डैफोडिल प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट है डैफोडिल प्लांट। इस प्लांट से बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन को आइसोलेट करके राइस में इंट्रोड्यूस किया गया। तो गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है और वो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डैफोडिल प्लांट से आइसोलेट किया गया। इस डैफोडिल प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है नैर्किसस सूडोनैर्किसस। नैर्किसस सूडोनैर्किसस, नैर्किसस, नैर्किसस सूडोनैर्किसस, नैर्किसस सूडोनैर्किसस, नैर्किसस सूडोनैर्किसस नाम का ये प्लांट, इससे बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन को आइसोलेट किया गया, उसके बाद राइस में इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके ये गोल्डन राइस बना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच्ड राइस, इसमें बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन जो जीन है उसको आइसोलेट किया गया कौन से प्लांट से? डैफोडिल प्लांट से, यानी कि नैर्किसस सूडोनैर्किसस से, और उसके जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया राइस में। तो राइस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया, गोल्डन राइस बन गया, और उसमें विटामिन ए यानी कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन होने लगा। तो जिससे कि आपकी विटामिन की डिमांड फुलफिल होने लगी, राइट? विटामिन ए की डिमांड फुलफिल होने लगी। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? विटामिन ए किस लिए चाहिए होता है बेटा? विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी आईज। अदरवाइज तो क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से बीमारी हो जाती है, एक डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको आप कहते हैं बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये हो गया आपका इंट्रोड्यूस बीटा कैरोटीन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम ए प्लांट, और प्लांट का नाम क्या था बेटा? डैफोडिल प्लांट, यानी कि नैर्किसस सूडोनैर्किसस। इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।
ऐसी बेटा एक एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल ब्रेसिका नेपस। ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। दिस इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दिस इज द अनदर एग्जांपल। इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ब्रेसिका नेपस। तो ब्रेसिका नेपस एक मस्टर्ड प्लांट है बेटा। क्या है ये? एक मस्टर्ड प्लांट है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। इस मस्टर्ड प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन की गई? ये जो ब्रेसिका नेपस है, इसके सीड से आप आइसोलेट करते हैं हिरुडिन नाम के केमिकल को। हिरुडिन आपको पता होना चाहिए, हिरुडिन जो प्रेजेंट होता है ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है हिरुडो मेडिसिनलिस। एक लीच का नाम है हिरुडो मेडिसिनलिस। तो हिरुडो मेडिसिनलिस नाम की एक लीच होती है जो कि ब्लड सकिंग लीच होती है। उसके सलाइवा में हिरुडिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटी कोआगुलेंट है। इस एंटी कोआगुलेंट और हिरुडिन का जो इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर यू गेटिंग ऑन नोट, ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए। इज दैट क्लियर? ब्लड बैंक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लड की क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ब्रेसिका नेपस की जो क्वालिटी थी, ये हिरुडिन बनाने वाली मस्टर्ड है। क्या है ये? हिरुडिन बनाने वाली मस्टर्ड। अब इस हिरुडिन बनाने वाली मस्टर्ड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और ये क्या करती है, राइट? इससे क्या आइसोलेट किया जाता है? इससे आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट दी क्या आइसोलेट किया जाता है बेटा? इससे आइसोलेट किया जाता है हिरुडिन। हिरुडिन क्या है बेटा? हिरुडिन एक एंटी कोआगुलेंट है। हिरुडिन जो है वो एक एंटी कोआगुलेंट है। दिस इज एंटी कोआगुलेंट एंड दिस इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। तो ब्रेसिका नेपस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है एंड दिस इज, इस क्रॉप का जो प्रोडक्शन कराया जाता है वो हिरुडिन नाम के केमिकल के लिए कराया जाता है और जो कि एक एंटी कोआगुलेंट है। एंड दिस हिरुडिन केमिकल नेचुरली प्रेजेंट इन, ये भी मैं आपको बता देता हूं, दिस हिरुडिन केमिकल नेचुरली प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है? नेचुरली प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ हिरुडो मेडिसिनलिस। हिरुडो मेडिसिनलिस नाम की एक ब्लड सकिंग लीच होती है, उसके सलाइवा में ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब ये जो हिरुडिन है नेचुरली सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हिरुडो मेडिसिनलिस नाम की एक लीच होती है, उसके सलाइवा में ये नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को क्लोट नहीं कर देता। अब ये जो हिरुडिन है इसको आप प्लांट से कैसे आइसोलेट कर लेते हैं, किस तरीके से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को, हिरुडिन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है इस हिरुडिन को बनाना स्टार्ट कर देता है, ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली। तो ये जो हिरुडो मेडिसिनलिस है, दिस इज ब्लड सकिंग लीच। क्या है बेटा? ये एक ब्लड सकिंग लीच है और इसके सलाइवा में ये हिरुडिन नाम का एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है और इस हिरुडिन को आप आइसोलेट करते हैं ब्रेसिका नेपस से। अब ब्रेसिका नेपस से आप कैसे हिरुडिन को आइसोलेट कर लेते हैं और ब्रेसिका नेपस को आप किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं जिससे कि वो हिरुडिन बनाना स्टार्ट कर देता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो लिसन केयरफुली। एग्जैक्टली क्या करते हैं आप ब्रेसिका नेपस बनाने के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। In this case what you will do, listen carefully, यहां पे देख रहे हैं आप, ये जीन है, ये सिंथेटिक जीन है। इस जीन को आइसोलेट किया गया है लीच से, यानी कि ब्लड सकिंग लीच से आइसोलेट किया गया और ये एक सिंथेटिक जीन है और इस सिंथेटिक जीन का काम क्या है? हिरुडिन बनाना इसका काम है। हिरुडिन जीन बोल, आप इसको हिरुडिन जीन कह सकते हैं क्योंकि हिरुडिन बनाता है। अब इस जीन को आप क्या करते हैं, इस जीन को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक प्लांट में। ये एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस। इस ब्रेसिका नेपस नाम के प्लांट में आपने इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से
आपने सिंथेटिक जीन को एक ब्रेसिका नेपस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे जो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के पास होता है, उस टीआई प्लाज्मिड नाम के वेक्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस सिंथेटिक जीन को इस ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब ये ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ब्रेसिका नेपस प्रोड्यूस करती है सीड्स। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? सीड्स। इन सीड्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसको? हिरुडीन को। हिरुडीन इस सीड से ऑब्टेन किया जाता है हिरुडीन। समझ आया? तो आपने ब्रेसिका नेपस में हिरुडीन बनाने वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने इस सिंथेटिक जीन को इस ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस ब्रेसिका नेपस से बनने वाले जो सीड्स हैं इसमें हिरुडीन नाम का केमिकल बनता है जो कि एंटीकोआगुलेंट है। अब इस हिरुडीन को आपने इन सीड से आइसोलेट किया। इस प्रोसेस को आप बताइए क्या कहते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे हिरुडीन को तो हम किसी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करके, इस जीन को अगर आप इकोलाई में इंट्रोड्यूस करते हो तो उससे भी आप हिरुडीन निकाल सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इकोलाई बैक्टीरिया में उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको इकोलाई बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो कराना पड़ेगा, यानी कि बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगाने पड़ेंगे। तो वहां पे फर्मेंटर्स का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो फर्मेंटर्स के खर्चे को बचाने के लिए, फर्मेंटर्स की कॉस्ट को बचाने के लिए इस जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि प्लांट में अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हमें किसी भी फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी जिसको आप कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि प्योरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। किसी भी केमिकल को, किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो प्योरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। की हेल्प से आपने हिरुडीन निकाल लिया और आप इसको मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है आपका अगला टॉपिक, अगला एग्जाम्पल। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और मैं सिर्फ आपको वही एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो लिसन केयरफुली। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लिसन टू मी प्लीज। तो गोल्डन राइस हो गया, ब्रेसिका नेफस हो गया। ऐसे एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये भी मैं आपको बता देता हूं, लिसन केयरफुली। फ्लेवर सेवर टोमेटो, दिस इज द अनदर एग्जांपल यू हैव, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ठीक है, इसको फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो की स्पेलिंग यही रहेगी, इसको आप कंप्लीटली नहीं लिखते हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो कहा जाता है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। दिस इज ऑल्सो ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दिस इज ऑल्सो ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको आप फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं। इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में एक और नॉर्मल टोमेटो में डिफरेंस होता है। अगर आप कभी भी मार्केट में टोमेटो परचेज करने जाते हैं, ठीक है, टमाटर अगर आप खरीदने जाते हैं तो मार्केट में आपको दो टाइप के टमाटर मिलते हैं। दो टाइप का टमाटर मिलता है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि एक तो देसी टमाटर और दूसरा विदेशी टमाटर। तो जो फ्लेवर सेवर टमाटर है इसको विदेशी टमाटर हम नॉर्मली एक लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं। एक होता है देसी टमाटर। जो देसी टमाटर होता है वो जल्दी सड़ जाता है, वो जल्दी राइपन कर जाता है, उसको लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लेवर सेवर टमाटर होता है इसकी खास बात यह है कि जल्दी सड़ता नहीं है, इसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। इसमें ये जो टमाटर होता है काफी टाइट होता है। क्या होता है बेटा? ये काफी टाइट होता है टमाटर और ये जल्दी से सड़ता नहीं है, इसमें ओवर राइपनिंग नहीं होती है। जबकि जो देसी टमाटर है जो कि फ्लेवर सेवर नहीं है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, विदाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो जल्दी सड़ जाता है। तो फ्लेवर सेवर में एक नॉर्मल टमाटर में डिफरेंस क्या है? जो फ्लेवर सेवर है उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर दिया जाता है, उसमें राइपनिंग नहीं होती। लेकिन जो देसी टमाटर है जो विदाउट फ्लेवर सेवर है वो जो है ओवर राइप कर जाता है। तो ये जो है किस तरीके से फ्लेवर सेवर टमाटर को इस तरीके का बनाया गया कि उसको लंबे टाइम तक यूज कर सके, लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। एग्जैक्टली क्या होता है इन ए नॉर्मल टोमेटो, एक नॉर्मल टोमेटो में, एक नॉर्मल जो टोमेटो है, नॉट फ्लेवर सेवर, एक नॉर्मल टोमेटो में अर्ली राइपनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? अर्ली राइपनिंग हो जाती है नॉर्मल टोमेटो में।
तो उसको लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। ये जो अर्ली राइपनिंग होती है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो अर्ली राइपनिंग है, दिस अर्ली राइपनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये एक एंजाइम की वजह से अर्ली राइपनिंग होती है जिसका नाम है पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। पॉलीग्लैक्टयूरोनेज, सॉरी नॉट ग्लैक्टो, पॉलीग्लैक्टयूरोनेज, 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 पॉलीग्लैक्टयूरोनेज। तो पॉलीग्लैक्टयूरोनेज नाम के एंजाइम्स की वजह से नॉर्मल टोमेटो में अर्ली राइपनिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो पॉलीग्लैक्टयूरोनेज है उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करने की वजह से अर्ली राइपनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे कि वो जल्दी सड़ जाता है। लेकिन जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो में, इन केस ऑफ फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो आपके पास फ्लेवर सेवर टोमेटो है, इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या किया जाता है बेटा? इन दिस केस, इन दिस फ्लेवर सेवर टोमेटो अर्ली राइपनिंग नहीं होती। इसमें नो अर्ली राइपनिंग, नो अर्ली राइपनिंग, इसमें अर्ली राइपनिंग नहीं होती है, सड़ता नहीं है, लंबे टाइम तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। राइट? इसके फ्लेवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्लेवर सेवर। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो मतलब नो अर्ली राइपनिंग, नो पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। एक नॉर्मल टमाटर में पॉलीग्लैक्टयूरोनेज होता है जबकि फ्लेवर सेवर में पॉलीग्लैक्टयूरोनेज नहीं होता। अब फ्लेवर सेवर में पॉलीग्लैक्टयूरोनेज क्यों नहीं होता ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पॉलीग्लैक्टयूरोनेज इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉलीग्लैक्टयूरोनेज को बनाने वाला जो जीन है इस टोमेटो में, उस जीन को रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि एक नॉर्मल टोमेटो में जो कि पॉलीग्लैक्टयूरोनेज उसमें जीन होता है, पॉलीग्लैक्टयूरोनेज जो एंजाइम होता है, उस बनने वाले एंजाइम्स को, राइट, उस एंजाइम के बनाने वाले जीन को रिमूव कर दिया जाता है। तो एक नॉर्मल टोमेटो में पॉलीग्लैक्टयूरोनेज नाम का एंजाइम होता है और उसको जो जीन एक्सप्रेस करता है फ्लेवर सेवर में, उस जीन को रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए वहां पे पॉलीग्लैक्टयूरोनेज नहीं है और टोमेटो की अर्ली राइपनिंग नहीं होती और वो काफी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसे टमाटर आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में नो पॉलीग्लैक्टयूरोनेज। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये रीजन है, इसमें जो जीन है वो रिमूव कर दिया जाता है, रिमूविंग ऑफ जीन। तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया बेटा, रिमूविंग ऑफ जीन विच एक्सप्रेस इनटू पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। तो उस जीन को आपने रिमूव कर दिया है जो कि पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज बनाता है। तो ये फ्लेवर सोवेवर टोमेटो जो है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जांपल है। अब अगला एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सो लिसन केयरफुली। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बीटी कॉटन। अगला जो टॉपिक है वो है बीटी कॉटन। ये आपको पता होना चाहिए, बीटी कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटी कॉटन एग्जैक्टली है क्या? बीटी कॉटन भी एक एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। बीटी का मतलब क्या होता है और कॉटन का मतलब क्या है? कॉटन तो आपको पता ही है, कॉटन एक प्लांट है। बीटी कॉटन मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो लिसन केयरफुली। तो जो बीटी कॉटन है, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस क्रॉप का सिग्निफिकेंस यू मस्ट नो अबाउट दिस। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्रॉप, दिस इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये बेटा एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जिसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाते हैं। जनरली एक नॉर्मल जो कॉटन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाती है। सो दिस क्रॉप इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। और ये जो इंसेक्ट है इसके लिए मेनली रेजिस्ट करती है। इंसेक्ट्स का कुछ ग्रुप है यहाँ पे, जैसे कि लेपिडोप्टेरन, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ ऑर्डर हैं, ये दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये कुछ ऑर्डर्स के लिए रेसिस्ट है ये बीटी कॉटन, उनको रेसिस्ट करती है। लेपिडोप्टेरन, डायप्टेरन एंड कोलियोप्टेरन, दीज आर सम ऑर्डर्स
कॉलियोप्टेरन, जिसमें जिसमें कि काफी सारे इंसेक्ट्स आते हैं और उन सभी इंसेक्ट्स के लिए ये एक रेजिस्टेंट का काम करती है। लेपिडोप्टेरन के लिए, कॉलियोप्टेरन के लिए एंड डाइप्टेरन के लिए, इन तीनों ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स के लिए बीटी कॉटन एक रेजिस्टेंट का काम करती है। इज दैट क्लियर? यहां पे जो वर्ड आप देख रहे हैं बीटी, बीटी का मतलब होता है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस। बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, बीटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? बेसिलस थ्रुनजेनेसिस। यानी कि इस क्रॉप को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया जाता है एक जीन की वजह से, और वो जो जीन है वो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस। तो यहाँ पे जो बीटी है, इस बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस थ्रुनजेनेसिस, और ये बेसिलस थ्रुनजेनेसिस थ्रुनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है। इज दैट क्लियर? जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, माइक्रोब्स आपने पढ़ा होगा ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ये जो बीटी है यानी कि जो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस है, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को अगर कोई इंसेक्ट इनगल्फ कर जाता है, फीड कर जाता है इस बैक्टीरिया पे, तो ये बैक्टीरिया जो है उस इंसेक्ट को किल कर देता है। ऐसा इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट को किल कर देता है, एक ऐसे इंसेक्ट को जो कि क्रॉप का रिडक्शन करता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले इंसेक्ट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसेक्ट्स को ये किल कर देता है। तो ये बीटी जो है ये पैथोजन की तरह काम करता है ऐसे इंसेक्ट्स के लिए, और ऐसे इंसेक्ट्स को किल कर देता है। तो इस बीटी के पास, यानी कि जो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस है, इस बीटी के पास एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि इससे इंसेक्ट किल हो जाता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो ये जो बीटी है यानी कि ये जो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस है, ये एक बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस एन एंडोटॉक्सिन। ये एक एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और ये एंडोटॉक्सिन जो होता है दैट कॉज ऑफ डेथ ऑफ इंसेक्ट, जिसकी वजह से डेथ ऑफ इंसेक्ट होती है। तो बीटी एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट की डेथ कर देता है, यानी कि इंसेक्ट को किल कर देता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो एंडोटॉक्सिन है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एक क्रिस्टल प्रोटीन है बेटा। क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन है, और ये एक जीन से तैयार होता है। एक जीन पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास होता है जिससे कि ये प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन किसको किल करता है? बीटी को। तो साइंटिस्ट ने अपना यहाँ पे दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एंडोटॉक्सिन है, ये जो पॉइजन है, जो कि इंसेक्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, ये जो एंडोटॉक्सिन है, इसको बनाने वाले जीन को क्यों ना आइसोलेट करके प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि प्लांट्स डिजीज रेजिस्टेंट बन जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंडोटॉक्सिन है, पहले इस एंडोटॉक्सिन के बारे में समझ लीजिए। ये एंडोटॉक्सिन है क्या? ये जो एंडोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन ये एंडोटॉक्सिन को, ये एक क्रिस्टल प्रोटीन है। इनिशियली ये जो एंडोटॉक्सिन होता है, जो बीटी इसको बनाता है, ये एक प्रोटॉक्सिन होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रोटॉक्सिन है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई बीटी डज नॉट किल इटसेल्फ। अगर बीटी एक टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, एक एंडोटॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, ये खुद बीटी को क्यों किल नहीं कर सकता है? क्यों ये बेसिलस थ्रुनजेनेसिस को किल नहीं कर सकता है? तो इस बात का जवाब है कि ये जो बीटी है, यानी कि जो बेसिलस थ्रुनजेनेसिस है, ये इस टॉक्सिन को बनाता तो है, लेकिन ये जो टॉक्सिन बनता है यहाँ पे, ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बीटी के पास ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन ये टॉक्सिन एक्टिव कब होता है? ये एक प्रोटॉक्सिक की फॉर्म में है। ये टॉक्सिक एक्टिव होता है जब ये टॉक्सिन इंटेस्टाइन में, यानी कि गट ऑफ इंसेक्ट्स में एंटर कर जाता है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में एंटर कर जाता है, वहां पे जाके ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे इनिशियली ये जो एंडोटॉक्सिन है, ये इनएक्टिव होता है। इनिशियली बीटी जब इस एंडोटॉक्सिन को बनाता है तो ये इनएक्टिव होता है, इसलिए बीटी जो है इससे किल नहीं होता है। लेकिन ये जो एंडोटॉक्सिन है, दिस प्रोटॉक्सिन बिकम एक्टिव in the presence of alkaline pH। in the presence of alkaline pH, एक alkaline pH की प्रेजेंस में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। दिस प्रोटॉक्सिन बिकम एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ alkaline pH। और वो alkaline pH किसके पास है बेटा? मिड गट ऑफ इंसेक्ट।
मिड गट ऑफ इंसेक्ट के पास वो एल्केलाइन पीएच होता है और उस एल्केलाइन पीएच में ये टॉक्सिन बन जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, इसलिए ये इंसेक्ट को किल कर देता है और बीटी को किल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बीटी में इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। ये एक्टिव कब होता है बेटा? जब इसको एल्केलाइन पीएच मिल जाता है। और एल्केलाइन पीएच कहां होता है? इन द गट ऑफ इंसेक्ट, इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के मिड गट में एल्केलाइन पीएच मिलते ही इट बिकम एक्टिव और ये जो है उस इंसेक्ट को किल कर देता है, इंसेक्ट की डेथ कर देता है। एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे सपोज दैट दिस इज, ये मैंने ड्रॉ किया है, सपोज दैट दिस इज एंडोटॉक्सिन और दिस इज बीटी टॉक्सिन। ये बेटा बीटी टॉक्सिन है और ये बीटी टॉक्सिन क्या है बेटा? प्रोटॉक्सिन है। ये क्या है बेटा? एंडोटॉक्सिन और प्रोटॉक्सिन। जैसे ही ये मिडगट में जाएगा, किसकी मिडगट में? इंसेक्ट्स की मिडगट में। इंसेक्ट्स की मिडगट में इसको क्या मिल जाता है? एल्केलाइन पीएच। क्या मिल जाता है बेटा? एल्केलाइन पीएच मिल जाता है इंसेक्ट्स की मिडगट में। इसको एल्केलाइन पीएच मिल गया इंसेक्ट्स की मिडगट में, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है, राइट, ये एक्टिव हो जाता है। ये देखो, ये एक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि यहां से इंसेक्ट्स की मिडगट में एल्केलाइन पीएच की प्रेजेंस में ये जो है ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक जैसे ही ये होता है, देखो ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद ये शॉर्ट, इसके यहाँ पे एक लॉन्ग पेप्टाइड होता है, यहाँ पे शॉर्ट पेप्टाइड बन जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटॉक्सिन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्टिव टॉक्सिन बन गया। और इस एक्टिव टॉक्सिन की वजह से क्या होगा? इस एक्टिव टॉक्सिन की वजह से बेटा जो मिडगट ऑफ इंसेक्ट है उसमें लाइसिस हो जाएगा और लाइसिस की वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। सेल लाइसिस इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट। तो सेल लाइसिस इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट। मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स की मिडगट में सेल लाइसिस हो गया, उसके एपिथेलियल में सेल लाइसिस हो गया और सेल लाइसिस की वजह से क्या होगा? क्रिएट पोर क्रिएट हो जाएगा उसके इंटेस्टाइन में और मिडगट में पोर क्रिएट हो जाने की वजह से किल, इंसेक्ट किल हो जाता है, किल दिस इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट है वो मर जाता है, किल हो जाता है। ये एक्चुअल मैकेनिज्म है इस बीटी टॉक्सिन का। समझ आया? तो जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी का मतलब बेसिलस thuringiensis, वो एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है इनिशियली। वो एक्टिव कब होता है? एल्केलाइन पीएच की प्रेजेंस में। तो बीटी एंडोटॉक्सिन बना रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए वो बीटी को किल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही वो जो है फीड कर लेता है कोई इंसेक्ट उसको, तो वो एंडोटॉक्सिन उसकी मिडगट में जाता है और मिडगट में जाके सेल लाइसिस कर देता है। ठीक है? कैसे सेल लाइसिस करता है? वो एंडोटॉक्सिन मिडगट में जाके एक्टिव हो जाता है, उसकी लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन में बन जाती है, लॉन्ग प्रोटीन शॉर्ट प्रोटीन में बन जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया और एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है? सेल लाइसिस कर देता है मिडगट में और इंसेक्ट को किल कर देता है। ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया? इसको बनाने वाला जो जीन है, यानी कि जो प्रोटॉक्सिन को बनाने वाला जीन है, उस प्रोटॉक्सिन को बनाने वाले जीन को बीटी से आइसोलेट किया। अब यहाँ पे बीटी कॉटन को बनाने का जो प्रोसेस है, वो कैसे साइंटिस्ट ने बीटी कॉटन को डेवलप किया, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। तो बीटी कॉटन को बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या किया? सबसे पहले आइसोलेट द जीन which produce एंडोटॉक्सिन, जो कि एंडोटॉक्सिन बनाता है। ठीक है? उस जीन को आइसोलेट कर लिया, किससे? फ्रॉम बीटी, यानी कि बेसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से उस जीन को आइसोलेट कर लिया। राइट? उस जीन का जो नाम है, ये जो जीन है, इस जीन को क्राइजीन कहते हैं, याद रहे। और ये जो क्राइजीन है ये बनाता है क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन क्या है बेटा? ये क्राई प्रोटीन एंडोटॉक्सिन है। ये क्राई प्रोटीन एंडोटॉक्सिन है या प्रोटॉक्सिन है। तो ये एंडोटॉक्सिन और प्रोटॉक्सिन, क्राइजीन क्राई प्रोटीन को बनाता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जहां पे भी आप क्राइजीन लिखते हैं तो उसमें लेटर स्मॉल सी आएगा, जहां पे आप क्राई प्रोटीन लिखते हैं प्रोटीन में कैपिटल सी आता है। याद रहे, जीन को हमेशा स्मॉल सी वाले क्राई से दिखाते हैं और प्रोटीन को हमेशा क्राई प्रोटीन। इसको क्राई प्रोटीन और क्राइजीन क्यों बोलते हैं? क्राई प्रोटीन मतलब क्रिस्टल प्रोटीन, तो क्रिस्टल प्रोटीन को बनाने वाले जीन को क्राइजीन यानी कि
ये एब्रिविएटेड फॉर्म है क्रिस्टल की। किसकी फॉर्म है बेटा? क्रिस्टल की। तो बीटी एक क्राइजीन निकालता है, उस क्राइजीन की वजह से क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, क्राई प्रोटीन बनता है, जो कि एक एंडोटॉक्सिन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है। अल्कलाइन पीएच कहां मिलता है? इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट। मिडगट ऑफ इंसेक्ट में जब उसको अल्कलाइन पीएच मिल जाता है तो वहां पे वो सेल लाइसिस कर देता है। सेल लाइसिस की वजह से उसकी मिडगट में पोर क्रिएट हो जाता है। पोर क्रिएट हो जाने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। समझ आया? तो ये हो गया आपका क्राई प्रोटीन, जो कि इस क्राइजीन बनाता है। और ये क्राइजीन किसके पास है बेटा? बीटी के पास है, यानी कि इस बैक्टीरिया के पास है। और आपने इस जीन को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इस जीन को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन प्लांट। आपने इसको कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, और कॉटन प्लांट में जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ कॉटन बिकम इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो जो कॉटन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गई, और उस इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन को आप क्या कहते हैं? बीटी कॉटन। ऐसे और भी काफी सारी क्रॉप्स डेवलप की गई, बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, काफी सारी क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ, राइट। जैसे बीटी कॉटन को डेवलप किया गया, ऐसी और भी बहुत सारी क्रॉप्स थी जो डेवलप की गई, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको और बीटी कॉर्न। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बीटी कॉटन बन गया। आपने उस जीन को आइसोलेट कर लिया बीटी से, जो कि क्राई प्रोटीन बनाता है, जो कि एंडोटॉक्सिन है, और उसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉटन में। अब कॉटन अगर अब ये इंसेक्ट अगर उस कॉटन को फीड करेगा, अगर ये इंसेक्ट कॉटन को फीड करता है, तो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस एंडोटॉक्सिन को फीड कर लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे ये जो क्राइजीन है, ये क्राइजीन काफी सारे टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्राइजीन काफी सारे टाइप के होते हैं, और हर एक क्राइजीन स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए क्राइजीन्स के, जो कि स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि टाइप्स ऑफ क्राइजीन, ये भी देख लीजिए लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ क्राइजीन्स। तो टाइप ऑफ क्राइजीन्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। ये जो क्राइजीन्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक इंसेक्ट। एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए क्राइजीन्स स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ क्राइजीन्स हैं, यहाँ पे क्राइजीन्स इधर लिख देता हूं मैं, स्पेस है, ध्यान दो प्लीज, लिसन केयरफुली। तो ये जो क्राइजीन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये दोनों टाइप के क्राइजीन्स हैं। दीज आर द क्राइजीन्स फॉर कॉटन बॉलवॉर्म। किसके लिए बेटा? ये कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। ऐसे ही यहां पे क्राई सेकंड एसी, दिस क्राई सेकंड एसी, दिस इज फॉर क्राई फर्स्ट एबी, सॉरी एक्चुअल में है ना, ये क्राई फर्स्ट एबी होगा। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Cry first AC, cry second AB for cotton bollworm, and cry first AB for cry first AB किसके लिए बेटा? कॉर्न बोरर। तो ये दोनों इंसेक्ट्स के नाम है, कॉर्न बोरर, कॉर्न में बोर क्रिएट कर देते हैं ये, कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवॉर्म। ये दोनों इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक क्राइजीन्स हैं, जिनको आइसोलेट करके कॉटन को बीटी कॉटन यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसी के साथ आपका बीटी कॉटन इज डन। इसी के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी डन है। अगली क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर हो गया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के फिर से एग्जांपल सुन लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए एनरिच होते हैं, वो उसमें जो है बीटा कैरोटीन बनता है, और उस बीटा कैरोटीन का जीन आपने किससे निकाला था? डैफोडिल से, यानी कि नैर्किसस सुडो नैर्किसस प्लांट से। और उससे जीन निकालने के बाद उसको राइस में इंट्रोड्यूस किया, तो राइस में विटामिन ए का कंटेंट बढ़ गया। तो राइस में विटामिन ए के कंटेंट बढ़ने की वजह से राइस जो है विटामिन रिच हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद मैंने आपको बताया फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या करते हैं? जनरली एक नॉर्मल टोमेटो में एक एंजाइम बनता है जिसको आप बोलते हो पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज, और वो पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज टोमेटो की राइपनिंग कर देता है। ओवर राइपनिंग की वजह से टोमेटो जल्दी सड़ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज वाले जीन को ही निकाल दिया, जिससे पॉलीग्लैक्ट्यूरोनेज नहीं बनेगा, टोमेटो ओवर राइपन नहीं होंगे, और टोमेटो को काफी लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ऐसे टमाटर को आप फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये एक मस्टर्ड प्लांट है, और इसकी खास बात क्या है? इसकी क्वालिटी ये है, ये एक हिरुडीन नाम का केमिकल बनाती है। हिरुडीन एक एंटीकोवागुलेंट केमिकल है। जनरली ये केमिकल प्रेजेंट होता है नेचुरली, हिरुडो मेडिसिनलिस एक ब्लड सकिंग लीच होती है, उस लीच में के सलाइवा में ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या काम किया? इस जीन को सिंथेटिकली बना दिया आपने,
हिरुडिन बनाने वाले जीन को सिंथेटिकली बनाया और सिंथेटिक जीन को आपने इंट्रोड्यूस किया ब्रेसिका नेपस प्लांट में और ब्रेसिका नेपस प्लांट के सीड्स में हिरुडिन एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से आपने उन सीड से हिरुडिन को निकाल लिया। इसका फायदा यह है कि यहाँ पे फर्मेंटर्स का खर्चा बच जाता है, क्योंकि फर्मेंटर्स की जो कॉस्ट होती है काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप प्लांट में के सीड्स में हिरुडिन एक्युमुलेट कर रहे हैं तो फर्मेंटर्स की कॉस्ट से आपने अपने आप को बचा लिया है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हिरुडिन को मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक एंटीकोआगुलेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे दूसरा अगला जो एग्जांपल मैंने बताया आपको बीटी कॉटन बताया। बीटी कॉटन भी एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और बीटी कॉटन में बीटी की जो फुल फॉर्म है बेसिलस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक एंडोटॉक्सिन बनाता है। इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया के पास, इसलिए बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। जैसे ही इस बैक्टीरिया को या इस क्रॉप को फीड करता है कोई इंसेक्ट तो ये एंडोटॉक्सिन उसकी मिडगट में जाता है। मिडगट में एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में ये जो एंडोटॉक्सिन है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे होता है कि इसकी जो लॉन्ग चेन होती है वो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाती है और एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो जो है सेल लाइसिस कर देता है एपिथेलियल लाइनिंग में, जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और इंसेक्ट किल हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसको बनाने वाला जो जीन है उसको आप क्राइजीन कहते हैं और इस टॉक्सिक को आप क्रिस्टल प्रोटीन भी बोलते हैं, यानी क्राई प्रोटीन बोलते हैं। क्राई कम फ्रॉम एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्राई एब्रिवेटेड फॉर्म में बेटा क्रिस्टल की, तो क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन यानी कि एंडोटॉक्सिन को बनाता है। और क्राइजीन यहाँ पे वैरायटी देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ व्हाट क्राइजीन्स। क्राइजीन्स काफी सारे टाइप के हैं और ये क्राइजीन्स जो होते हैं बेटा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, दिस इज फॉर कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, जो कि कॉटन बॉलवर्म को किल करता है। इसके अलावा क्राई सेकंड एबी किसको किल करता है? कॉर्न बोरर को। क्राई सेकंड एबी किसको किल करता है? मैंने क्या बताया आपको? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई फर्स्ट एबी जो है वो कॉर्न बोरर को किल करता है। इसके अलावा ये जो मेनली बीटी कॉटन जैसी वैरायटी है, बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया, बीटी टोबैको भी बनाया गया बाद भी, ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स को टारगेट बनाती है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन एंड डायप्टेरन। ये इंसेक्ट्स के ऑर्डर है जिनको टारगेट बनाती है और उनको किल करने का काम करती है, और जिससे कि प्लांट जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो ये हुआ हमारा लेक्चर 1, जिसमें कि मैंने आपको डिटेल में बताया एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन इन मेडिसिन। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।